ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। शनिचर 23 अगस्त के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में गजा शहर में कहत की तस्दीक। बच्चों को फलों और सब्जियों का जायका तक नहीं मालूम। यकीन कीजिए ये नाकाबिले तरदीद शहादत है। ये कहत है, गजा का कहत, ऐसा कहत जिसे रोका जा सकता था अगर हमें इजाजत दी जाती। लेकिन खुराक की गाड़ियां और गोदाम सरहद पर जमा हैं और अंदर दाखिल नहीं हो सकती क्योंकि इजराइल की जानिब से मुनज़्ज़म रुकावटें खड़ी की गई हैं। रूस अमन के लिए सदर प्यूतिन से होने वाली मुलाकात रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ज़ेलेंस्की का इल्जाम। It is at the level of leaders that the issues on how to end the war must be settled, but we now see that the Russians do everything so that the meetings do not take place. Ukraine, contrary to Russia, is not afraid of any meetings with the leaders. We are ready to work as productively as possible. We hope that the partners will help to ensure. क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा कि उन्होंने 7 जंगों को रुकवा दिया हकीकत है या अफसाना? आखिर ट्रंप ने कितनी जंगें रुकवाई हैं? आपने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये कहते हुए तो सुना ही होगा कि उन्होंने ये जंग रुकवाई, फिर उन्होंने वो जंग रुकवाई। यहाँ तक कि व्हाइट हाउस में यूरोपियन लीडर्स के साथ मुलाकात के दौरान भी ट्रंप ने 6 जंगें रुकवाने का दावा किया। उसके अगले ही दिन ये तादाद बढ़कर 7 हो गई। हमने इन तनाज़ात को करीब से देखा ताकि ये मालूम कर सकें कि सदर ट्रंप को इन्हें रुकवाने के लिए कितना क्रेडिट दिया जा सकता है। नियाग्रा फॉल जाने वाले सयाहों की बस को हादसा, इंडियन मुसाफिर समेत 5 अफराद हलाक। Most people, I'm assuming, on the bus did not have a seatbelt on. That is the reason why we have so many ejected people on this bus. This bus was going full speed. It did not hit any other vehicle. It basically lost control from the median on. जानिए मुजफ्फराबाद की बिलाल मस्जिद की GPS लोकेशन इंडिया को देने वाले मुल्जिम कौन हैं? इस हमले के लगभग 3.5 माह बाद मुजफ्फराबाद पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसे मुल्जिम को गिरफ्तार किया है जिसने बिलाल मस्जिद की GPS लोकेशन व्हाट्सएप के जरिए इंडियन खुफिया एजेंसी को फराहम की थी। ये भी जानिए कि पाकिस्तान में सैलाब की जाली और असली वीडियोस में फर्क कैसे मालूम करें। पाकिस्तान में सैलाब के बारे में आपने ऐसी वीडियोस तो देखी होंगी, मगर इनमें से कौन सी सच हैं और कौन सी झूठ? और मिलिए कदमों के निशानात से मुल्जिमों की शिनाख्त करने वाले खोजी से। पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद के एक जमींदार की 50 साला अहलिया को 30 और 31 जुलाई 2025 की दरमियानी शब नामालूम अफराद ने उनके घर में घुसकर कत्ल कर दिया था। उन्होंने इस वाक़े की इत्तला मकामी पुलिस को दी, लेकिन साथ ही तफ्तीश के लिए रिवायती तरीक़ा भी आजमाने का फैसला किया और एक खोजी की खिदमत हासिल की। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत भी आज के सरबीन का हिस्सा होंगे, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। गजा के रिहायशियों ने शदीद भूख के सबब उनके जिस्मों पर पड़ने वाले असरात से मुतल्लिक BBC से बात की है। ख्याल रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की निगरानी करने वाले इदारे इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज़ क्लासिफिकेशन यानी IPC ने जंग की शुरुआत के बाद पहली बार गजा शहर में कहत की बाज़ाबिता तस्दीक की है। Be in no doubt that this is irrefutable testimony. यकीन कीजिए ये नाकाबिले तरदीद शहादत है। It is a famine. ये कहत है, गजा का कहत, ऐसा कहत जिसे रोका जा सकता था अगर हमें इजाजत दी जाती। लेकिन खुराक की गाड़ियां और गोदाम सरहद पर जमा हैं और अंदर दाखिल नहीं हो सकती क्योंकि इजराइल की जानिब से मुनज़्ज़म रुकावटें खड़ी की गई हैं। ये कहत सिर्फ चंद 100 मीटर के फासले पर खुराक के बावजूद लोगों की जानें ले रहा है। It is a famine within a few hundred meters of food. 41 साला रीम तौफीक कादर 5 बच्चों की वालिदा और गजा शहर की रिहायशी हैं। उन्होंने BBC को बताया कि कहत की तस्दीक बहुत ताख़ीर से की गई है।
لیکن یہ اب بھی بہت اہم ہے. ہم نے 5 مہینے سے کسی بھی قسم کا پروٹین نہیں کھایا اور میرے سب سے چھوٹے 4 سالہ بچے کو یہ تک نہیں معلوم کہ سبزیوں اور پھلوں کا ذائقہ کیا ہوتا ہے یا وہ دکھتے کیسے ہیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں امداد کے داخلے کو انتہائی محدود کر رکھا ہے. تاہم اسرائیل اس الزام کی تردید کرتا ہے. اسرائیل غزہ میں بھوک اور قحط کی صورتحال کی بھی نفی کر رہا ہے. تاہم 100 سے زیادہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے گروہ، عینی شاہدین اور اقوام متحدہ کے متعدد اداروں کی رپورٹس اسرائیلی دعوے کی مخالفت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. 47 سالہ رجا طلبیہ 6 بچوں کی ماں ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے وزن میں 25 کلو گرام کی کمی آئی ہے. انہوں نے جنگ کے باعث غزہ شہر کے زیتون ضلع میں واقع اپنے گھر کو چھوڑا تھا اور اب وہ ساحل سمندر کے قریب جھونپڑوں کی ایک بستی میں رہتی ہیں. غزہ کی ایک اور رہائشی ریدا حجا کہتی ہیں کہ ان کی 5 سالہ بیٹی لامیا کا وزن 19 کلو گرام سے کم ہو کر 10.5 کلو گرام رہ گیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ لامیا جنگ سے قبل بالکل صحت مند تھی اور انہیں کوئی بیماری نہیں تھی. یہ سب کچھ قحط کے سبب ہو رہا ہے. یہاں بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ پھل نہ سبزیاں. ریدا کہتی ہیں کہ اب ان کی بیٹی کے پاؤں پر سوجن آ چکی ہے اور ان کے بال بھی پتلے ہو چکے ہیں. وہ اب چل بھی نہیں سکتی. اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ غذائی تحفظ کی نگرانی کرنے والے ادارے IPC نے اپنی رپورٹ میں مزید کہا ہے کہ غزہ، جس میں غزہ شہر اور اس کے آس پاس کے علاقے شامل ہیں، میں قحط کی تصدیق ہو چکی ہے اور سپتمبر کے آخر تک دیر البلاغ اور خان یونس تک تباہ کن حالات پھیلنے کا امکان ہے. واضح رہے کہ کسی علاقے میں قحط پڑنے کا فیصلہ انٹیگریٹڈ فوڈ سیکیورٹی فیز کلاسیفیکیشن نامی اقوام متحدہ کے پیمانے کا استعمال کرتے ہوئے کیا جاتا ہے. رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں 5 لاکھ سے زائد افراد کو بھوک، غربت اور موت کا سامنا ہے. تاہم اسرائیل کا IPC کی اس رپورٹ پر کہنا ہے کہ وہ اس میں سامنے آنے والے نتائج کو سختی سے مسترد کرتا ہے، خاص طور پر غزہ شہر میں قحط کے دعوے کو. مزید جانیے ہمارے ساتھی رفاقت علی کی اس رپورٹ میں. غزہ شہر اور اس کے آس پاس پہلی بار قحط کی باضابطہ تصدیق کر دی گئی ہے. یہ اعلان اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ فوڈ سیکیورٹی باڈی IPC نے کیا ہے. رپورٹ کے مطابق غزہ کی پٹی میں 5 لاکھ سے زائد افراد بھوک، غربت اور موت کے خطرے سے دوچار ہیں. خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ تباہ کن حالات اگلے مہینے دیر البلاح اور خان یونس تک پھیل سکتے ہیں. Be in no doubt that this is irrefutable testimony. یقین کیجیے یہ ناقابل تردید شہادت ہے. It is a famine. یہ قحط ہے، غزہ کا قحط، ایسا قحط جسے روکا جا سکتا تھا اگر ہمیں اجازت دی جاتی. لیکن خوراک کی گاڑیاں اور گودام سرحد پر جمع ہیں اور اندر داخل نہیں ہو سکتی کیونکہ اسرائیل کی جانب سے منظم رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں. یہ قحط صرف چند سو میٹر کے فاصلے پر خوراک کے باوجود لوگوں کی جانیں لے رہا ہے. It is a famine within a few hundred meters of food. اسرائیل کی وزارت خارجہ نے اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں قحط موجود نہیں ہے اور اسے حماس کا پروپیگنڈا قرار دیا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرز نے اس بحران کو انسانی ہاتھوں سے پیدا کی گئی تباہی قرار دیا ہے اور غزہ تک انسانی امداد کی غیر مشروط رسائی کا مطالبہ کیا ہے. اسی دوران اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ ان کی کابینہ نے غزہ شہر پر ایک نئے فوجی حملے کی منظوری دے دی ہے. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ڈاکٹروں اور امدادی کارکنوں کو پہلے ہی اطلاع دی جا چکی ہے کہ وہ انخلا کی تیاری کریں کیونکہ کارروائی وسیع پیمانے پر ہوگی. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ جنگ کے خاتمے کے لیے صدر پیوتن سے ہونے والی ملاقات روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے. امریکہ کے صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ امن معاہدے پر بات چیت کے لیے دونوں رہنماؤں کی ملاقات کروائیں، لیکن گزشتہ روز انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ دونوں بالکل سرکہ اور تیل کی مانند ہیں جن کا ایک دوسرے کے ساتھ میل نہیں ہو سکتا. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ پیوتن یوکرین کے رہنما سے اس وقت ملاقات کریں گے جب ملاقات کا ایجنڈا طے ہو جائے گا، اور ان کے بقول یہ ایجنڈا کبھی بھی تیار نہیں ہوگا کیونکہ صدر زیلنسکی ہر چیز کے لیے انکار کرتے ہیں.
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात गुज़िश्ता हफ्ते अलास्का में हुई थी, जिसके बाद सदर ज़ेलेंस्की ने अपने यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात की थी। सदर ट्रंप के बकौल इस जंग को रोकना उनके लिए मुश्किल हदफ बनता जा रहा है। सदर ट्रंप ने कहा था कि वो ज़ेलेंस्की और पुतिन की मुलाकात के लिए इक़दामात कर रहे हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की पुतिन से मुलाकात के हक में हैं, लेकिन उन्होंने मगरबी इत्तेहादियों से ये ज़मानत ली है कि अमन मुआहदे के तहत मुस्तकबिल में रूस के हमलों को रोका जाए। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस की तरह यूक्रेन मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात से डरता नहीं है। कीव के दौरे के मौके पर नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने कहा कि ट्रंप का मकसद तातुल तोड़ना है और अमेरिका और यूरोप के साथ मजबूत सिक्योरिटी जमानतों पर काम कर रहा है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि पुतिन कभी दोबारा यूक्रेन पर हमला करने की कोशिश ना करें। मार्क रूटे के साथ बात करते हुए सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन की हिफाजती जमानतें नेटो के आर्टिकल 5 की अक्कासी करें, जो इत्तेहाद के एक रुकन पर हमले को नेटो के तमाम अरकान पर हमला तस्वुर करता है। We are often in touch with Mark, often counseling how we should act better, especially in the context of partnership, general partnership and joint partnership with the United States of America, with President Trump. I believe that we have had a historically important visit to Washington, D.C., to the Capitol. We have agreed about the security guarantees that I've already mentioned. We have also discussed the formats of the meeting with the Russian chief, the bilateral and trilateral formats. You have all heard about that. It is at the level of leaders that the issues on how to end the war must be settled. But we now see that the Russians do everything so that the meeting do not. अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी पॉलिसियों के नतीजे में 7 बड़ी जंगों को होने से रोका गया है। ट्रंप के मुताबिक अपने दौरे सदारत में उन्होंने अमेरिका को नए तनाज़ात में उलझने से बचाया और कई खतरनाक आलमी बहरानों को सफारती सतह पर हल करने की कोशिश की। सियासी माहिरीन के मुताबिक अगरचे ट्रंप ने बाज़ तनाज़ात में अमेरिका को बराह रास्त जंग से दूर रखा, लेकिन ये कहना कि उन्होंने 7 जंगों को रोका एक मुबालगा आराई भी करार दिया जा रहा है। नाकदीन के मुताबिक शाम, ईरान, अफगानिस्तान और शुमाली कोरिया जैसे मामलात में ट्रंप ने सख्त रवैया अपनाया, लेकिन मुकम्मल अमन कायम नहीं हो सका। इस दावे की हकीकत क्या है? तज्जियाकारों के मुताबिक ये बहस तलब मामला है, जिस पर मजीद तफसील इस वीडियो में समीद ककरो बता रहे हैं। आखिर ट्रंप ने कितनी जंगें रुकवाई हैं? आपने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये कहते हुए तो सुना ही होगा कि उन्होंने ये जंग रुकवाई, फिर उन्होंने वो जंग रुकवाई। यहाँ तक कि व्हाइट हाउस में यूरोपियन लीडर्स के साथ मुलाकात के दौरान भी ट्रंप ने 6 जंगें रुकवाने का दावा किया। उसके अगले ही दिन ये तादाद बढ़कर 7 हो गई। हमने इन तनाजात को करीब से देखा ताकि ये मालूम कर सकें कि सदर ट्रंप को इन्हें रुकवाने के लिए कितना क्रेडिट दिया जा सकता है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कई सालों से कशीदगी जारी रही है, लेकिन मई में एक जंग छिड़ गई। 4 दिनों के हमलों के बाद ट्रंप ने पोस्ट किया कि इंडिया और पाकिस्तान ने सीज फायर पर इत्तेफाक कर लिया है। पाकिस्तान ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और बाद में उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद भी किया। दूसरी तरफ इंडिया ने हमेशा ये कहा है कि जंगबंदी दोनों मुमालिक का फैसला था और इसमें किसी तीसरे मुल्क की कोई मुदाखलत नहीं थी। इजराइल एंड ईरान। ये 12 दिन का तनाजा उस वक्त शुरू हुआ जब इजराइल ने 13 जून को ईरान पर हमला किया। इसके बाद ट्रंप ने पोस्ट किया कि दोनों मुमालिक ने पहले सीज फायर और बाद में जंग खत्म करने पर इत्तेफाक किया है। जंग खत्म होने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर ने इस बात पर इसरार किया कि उनके मुल्क ने एक फैसला कुन फतेह हासिल की है और सीज फायर का कोई जिक्र नहीं किया। इजराइल ने इसके बाद इशारा दिया है कि वो ईरान पर दोबारा हमला कर सकता है। रवांडा एंड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के दरमियान पुरानी दुश्मनी 2025 के अवेल में उस वक्त भड़क उठी जब M23 नामी बागी ग्रुप ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के मशरकी हिस्से में मादनियात से भरे हुए इलाके पर कब्जा कर लिया। इसके बाद जून में दोनों मुमालिक ने वॉशिंगटन में एक पीस डील पर दस्तखत किए। थाईलैंड एंड कंबोडिया। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सूरत हाल 24 जुलाई को एक 11वीं सदी के मंदिर पर हुकूक के पुराने तनाजे पर जंग में बदल गई। सरहद पर एक हफ्ते से भी कम लड़ाई के बाद दोनों मुमालिक ने उस वक्त सीज फायर पर इत्तेफाक किया जब ट्रंप ने अमेरिकी टैरिफ्स को कम करने के लिए मुज़ाकरात रोकने की धमकी दी। इजिप्ट एंड इथियोपिया। यहाँ ट्रंप के पास
खत्म करने के लिए कोई जंग नहीं थी, लेकिन दरियाए नील पर एक डैम को लेकर तवील अरसे से कशीदगी रही है। 12 साल की अदम इत्तेफाकी के बाद दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत 29 जून को रुक गई। ट्रंप ने वादा किया कि अमेरिका इस मसले को बहुत जल्द हल कर देगा, लेकिन अभी तक कोई डील नहीं हुई है। Serbia and Kosovo. सदर ट्रंप ने 27 जून को सर्बिया और कोसोवो के दरमियान जंग को शुरू होने से रोकने का दावा किया। 1990s की बाल्कन वॉर्स की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा बहुत अरसे से रहा है, जिसमें हालिया सालों में कशीदगी बढ़ रही है। आर्मीनिया और अजरबैजान, दोनों ममालिक के लीडर्स ने कहा कि ट्रंप को पीस डील कराने की कोशिश के लिए नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। मार्च में दोनों ममालिक ने कहा था कि वो अपना तकरीबन 40 साल पुराना तनाज़ा खत्म करने के लिए तैयार है। अमेरिका में रियासत न्यूयॉर्क की पुलिस का कहना है कि सियाहती ग्रुप की एक बस को पेश आने वाले हादसे में कम से कम 5 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि बस में 52 मुसाफिर सवार थे और हलाक होने वाले सयाहों का ताल्लुक इंडिया, चीन और फिलिपाइन से है। पुलिस का कहना है कि यह हादसा बैफलो शहर के करीब उस वक्त हुआ जब सियाहती ग्रुप अमेरिका और कनाडा की सरहद पर वाक़े सियाहती मुकाम नियाग्रा फॉल से वापस आ रहा था कि बस काबू से बाहर हो गई। हादसा इतना शदीद था कि कुछ अफराद बस की खिड़की से बाहर जा गिरे, जबकि बाज़ मुसाफिर बस के अंदर फंस गए। हादसे के बाद जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है और मुकामी इदारों के इमदादी कारकुनों ने खून के अतिये की अपील की है। पुलिस ने अस्पताल और जाए वक़ूए पर मुतरज्जम और गुफ्तगू के तर्जुमा करने वाले आलात पहुंचाए हैं। पुलिस का कहना है कि हादसे की वजूहात का पता लगाया जा रहा है ताकि जिम्मेदारों का तयन किया जा सके। एक ऐनी शाहिद ने मुकामी ज़राए अबलाग को बताया कि हादसे के मुकाम पर बस उल्टी पड़ी हुई थी और अशिया सड़क पर बिखरी हुई थी। Most people, I'm assuming, on the bus did not have a seatbelt on. That is the reason why we have so many ejected people on this bus. This bus was going full speed. It did not hit any other vehicle. It basically lost control from the median. 6 मई की रात भारतीय फ़ज़ाइया ने पाकिस्तान और उसके ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के कई इलाकों पर हमले किए थे। उन्हीं हमलों में मुजफ्फराबाद में वाक़े बिलाल मस्जिद को शदीद नुकसान पहुंचा और हुकाम के मुताबिक इस वाक़े में 3 अफराद जाँ बहक हुए थे। अब इस वाक़े के लगभग 3.5 माह बाद मुजफ्फराबाद पुलिस ने एक अहम इंकशाफ किया है। पुलिस का दावा है कि उन्होंने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिसने बिलाल मस्जिद की GPS लोकेशन व्हाट्सएप के जरिए भारतीय खुफिया एजेंसी को फराहम की थी। हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश की जा रही है ताकि ये मालूम किया जा सके कि वो किस नेटवर्क से ताल्लुक़ रखता है और उसने ये हसास मालूमात किस तरह दुश्मन तक पहुँचाई। ये शख्स कौन है और पसे पर्दा कहानी क्या है, देखिए नसीर चौधरी की रिपोर्ट पर मबनी नाजिश फैज की ये वीडियो। 6 मई की रात थी जब इंडिया ने पाकिस्तान और इसके ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाकों पर फ़ज़ाई हमले किए थे और ऐसे ही एक हमले में पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के शहर मुजफ्फराबाद में वाक़े बिलाल मस्जिद को शदीद नुकसान पहुंचा था और हुकाम के मुताबिक इस वाक़े में 3 अफराद हलाक हुए थे। इस हमले के लगभग 3.5 माह बाद मुजफ्फराबाद पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसे मुलजिम को गिरफ्तार किया है जिसने बिलाल मस्जिद की GPS लोकेशन व्हाट्सएप के जरिए इंडियन खुफिया एजेंसी को फराहम की थी। मुलजिम कौन है और उनके खिलाफ इल्जामात क्या हैं? गिरफ्तार किए गए मुलजिम का नाम उबैद जहांगीर बताया गया है, जबकि उनका ताल्लुक रावलाकोट से है। उबैद जहांगीर के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक मुलजिम ने अहम और हसास तंसीबात और मकामात की तस्वीर दुश्मन मुल्क इंडिया की खुफिया एजेंसी को फराहम की। FIR में मजीद कहा गया है कि उबैद ने इंडिया की जानिब से निशाना बनाए जाने वाली बिलाल मस्जिद की GPS लोकेशन बजरिए व्हाट्सएप मैसेजेस और मॉडर्न डिवाइसेस इंडिया की खुफिया एजेंसी को फराहम की और इसके अवज़ भारी रकम वसूल की। दूसरी जानिब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एक पुलिस ऑफिसर ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर कहा है कि उबैद जहांगीर का अस्करी तंजीमों से ताल्लुक है और वो पहले भी एक कलदम तंजीम के रुकन थे। तहम दूसरी जानिब गिरफ्तार किए गए मुलजिम उबैद के चचा का कहना है कि उनके भतीजे कभी बाज़ाब्ता तौर पर किसी अस्करी तंजीम के रुकन नहीं रहे, बल्कि एक इमदादी तंजीम जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के रुकन हैं। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के हाई कोर्ट के वकील अब्दुल समद का कहना है कि उबैद के खिलाफ जिन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, इन दफ़ात के तहत किसी मुलजिम को 14 बरस से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा सुनाई जा सकती है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आने वाले हालिया सैलाब के बाद सोशल मीडिया पर मुतअद्दिद वीडियोस वायरल हुई हैं। इनमें से कई वीडियोस या तो मसनूई ज़हानत यानी AI की मदद से बनाई गई थी या फिर किसी और मुल्क और इलाके की थी।
जिन्हें सैलाब की मौजूदा सूरत हाल से जोड़कर पेश किया गया। हमारे साथी एहसन महमूद यूनस ने इन वीडियोस का तफसीली जायजा लिया है और ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरह आप पहचान सकते हैं कि कोई वीडियो असली है या जाली। इसमें मुख्तलिफ इशारे, टूल्स और वीडियो के ज़राए की जांच के तरीके भी शामिल हैं ताकि नाजरीन सोशल मीडिया पर गुमराह कुन मालूमात से बच सकें। ये जानने के लिए सच और झूठ में फ़र्क कैसे किया जा सकता है, देखिए एहसन महमूद यूनस की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में सैलाब के बारे में आपने ऐसी वीडियोस तो देखी होंगी, मगर इनमें से कौन सी सच हैं और कौन सी झूठ? पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके पिछले कुछ दिनों से सैलाबी रेलों, बारिशों और क्लाउड बर्स्ट से होने वाले नुकसान की जद में हैं और सोशल मीडिया पर इनसे जुड़ी कई वीडियोस हम सुबह शाम देख रहे हैं। पर इनमें से कई ऐसी वीडियोस हैं जो दर हकीकत AI जनरेटेड या किसी पुराने वाक़े की हैं जो मुख्तलिफ अकाउंट्स शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम चंद ऐसी वीडियोस का जायज़ा लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो दुरुस्त हैं या नहीं। सबसे पहले AI जनरेटेड वीडियोस की बात करते हैं। अगर आप इन्हें गौर किए बगैर देखें तो ये वीडियोस असल लगती हैं, पर अगर इनकी डिटेल्स पर फोकस करें तो कहानी कुछ और है। इन वीडियोस में लोगों के चेहरे क्लियर नज़र नहीं आ रहे, जैसे यहाँ किनारों पर, और लोगों के बाजुओं और हाथों पर मॉर्फिंग यानी एक किस्म का धुंधलापन नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ। ये AI जनरेटेड वीडियो स्पॉट करने की सबसे बड़ी निशानी है। इसके अलावा हमारे रिपोर्टर्स को किसी इलाके से इतने बड़े पैमाने पर लाशें उठाए जुलूस की इत्तलात मौसूल नहीं हुई। अब ये वीडियो देखें। इस वीडियो में कैमरे की मूवमेंट बहुत अनरियलिस्टिक है, और ना सिर्फ ये बल्कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि सीमेंट और ईंटों की बनी दीवारें गिर जाएं और कपड़े और लकड़ी का बना फ्रेम ना टूटे। अब आते हैं उन वीडियोस पर जो असल हैं पर किसी और वाक़े की हैं। ये वीडियो AI जनरेटेड तो नहीं है, पर अगर हम इस वीडियो के एक फ्रेम को लेकर गूगल इमेज सर्च में डालें तो हमें पता लगता है कि ये वीडियो तो दरअसल फ्लड से बहुत पहले कई बार इंटरनेट पर लोड हो चुकी है। हमने मज़ीद तफ्तीश की तो हमें ये आर्टिकल भी मिला जिसमें कुछ अरसा पहले AFP ने इस बात की वजाहत की हुई है कि ये वीडियो दरअसल एक जापानी रिजॉर्ट टाउन में मड स्लाइड की है। अब इस वीडियो को देखें। वीडियो पोस्ट करने वाले के मुताबिक ये बुनैर के मनाजिर हैं, लेकिन अगर इसका भी एक फ्रेम लेकर रिवर्स सर्च किया जाए तो तकरीबन 1 साल पुरानी वीडियोस मिलती हैं। इसके अलावा अगर इस वीडियो को रोक रोक कर देखा जाए तो एक जगह पर कागान पुलिस स्टेशन लिखा नजर आता है। पुरानी पोस्टेड वीडियोस, न्यूज़ रिपोर्ट्स और अपनी तफ्तीश से आखिरकार ये कंफर्म होता है कि ये बुनैर की वीडियो नहीं। इसी तरह की कई ऐसी वीडियोस हैं जो हज़ारों अकाउंट्स जाने अनजाने में शेयर करते हैं, जिससे डिसइंफॉर्मेशन का एक बड़ा मसला खड़ा होता है। तो एक वीडियो की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं? आप ये देख सकते हैं कि इसकी सोर्स क्या थी, यानी वो वीडियो किसने पोस्ट की थी, और इनसे राब्ता करने की कोशिश कर सकते हैं। या ये चेक कर सकते हैं कि क्या वो अकाउंट एक ट्रस्टेड सोर्स है या नहीं। अगर व्हाट्सएप पर वीडियो आए तो भेजने वाले से पूछ सकते हैं कि क्या उन्होंने इसकी तस्दीक की है या नहीं। गूगल रिवर्स सर्च यानी वीडियो के एक फ्रेम का स्क्रीनशॉट लेकर गूगल में डालकर ये ढूंढ सकते हैं कि सबसे पहले ये वीडियो इंटरनेट पर कब पोस्ट हुई। ये भी देख सकते हैं कि क्या ये वीडियो पुरानी तो नहीं, और क्या एक ही वाक़े की मुख्तलिफ एंगल से वीडियोस मौजूद हैं या नहीं। फ्रेम बाय फ्रेम देखकर बिल्डिंग्स, रोड साइंस वगैरह से पता लगा सकते हैं कि ये वीडियो इसी जगह की है जहाँ की बात हो रही है। जिस इलाके की बात हो रही है क्या वहाँ से मुख्तलिफ ज़राए से ऐसी और इतलात आ भी रही हैं या नहीं। ये चंद वो आसान स्टेप्स हैं जो हमें और आपको मदद कर सकते हैं ये पता लगाने में कि जो वीडियोस हम देख रहे हैं वो सच हैं या नहीं। पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में हालिया दिनों एक कत्ल की तफ्तीश में रिवायती सुराग रसां यानी खोजी की खिदमत हासिल की गई हैं। खोजी ने अपनी महारत के जरिए मुल्ज़मान तक पहुंचने में पुलिस की मदद की और इस केस में पेशरफ्त में अहम किरदार अदा किया। खोजी सदियों पुरानी तफ्तीशी रिवायत का हिस्सा हैं। वो ज़मीन पर कदमों के निशानात, रास्तों के जाविये और दीगर इशारों को देखकर मुल्ज़मान के बारे में सुराग लगाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जदीद दौर की टेक्नोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस के होते हुए आज खोजियों की कानूनी हैसियत क्या है।
BBC रीड्स के इस एपिसोड में एहतशाम शामी और वकार मुस्तफ़ा की तहरीर पर मबनी दिलचस्प कहानी सुनाई जा रही है, जिसे खतीजा आरिफ ने पेश किया है। दोपहर का वक्त है और फैसलाबाद के एक गांव में अल्लादित्ता खोजी बहुत गौर से ज़मीन पर पैरों के निशानात का जायज़ा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। गांव के लोग कुछ थोड़े फासले पर उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। फैसलाबाद के ज़मींदार खुशी मोहम्मद, जो कि उनका असल नाम नहीं है, उनकी अहलिया के कातिल का पता लगाने से पहले अल्लादित्ता ने उन्हें बता दिया था कि खुरा ढूंढने का काम तवील और पेचीदा होगा, इसलिए कोई भी शख्स उनके रास्ते में ना आए, क्योंकि अगर पैरों के निशानात गड़बड़ हो गए तो खुरे तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। अल्लादित्ता ने अपने काम का आगाज़ हवेली में ऐन उस मकाम से किया जहां कत्ल हुआ था। इब्तदाई कोशिशों के बाद ही उन्हें हवेली के अंदर कच्ची ज़मीन से कुछ पैरों के निशानात मिल गए थे। इस केस की FIR के मुताबिक खुशी मोहम्मद ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने 2 शादियां कर रखी हैं और दोनों बीवियां अलग अलग हवेलियों में रहती हैं जो एक दूसरे से कुछ फासले पर वाक़ हैं। मकतूला से उनकी दूसरी शादी थी जिनसे उनकी कोई औलाद नहीं थी। हालांकि पहली अहलिया से उनके 2 बेटे और 7 बेटियां थीं। उन्होंने पुलिस को बताया कि वो 30 और 31 जुलाई की दरमियानी शब अपने डेरे के करीब ही बैठे थे जब उन्होंने एक फायर की आवाज़ सुनी। वो हवेली की तरफ दौड़े जहां उनकी अहलिया खून में लथपथ पड़ी थी, उनके सर में गोली मारी गई थी। वो हवेली जहां खुशी मोहम्मद की अहलिया का कत्ल किया गया था वो गाँव से कुछ बाहर वाक़ है। खोजी अल्लादित्ता कदमों का ताक़ुब कर रहे थे जब उनका रुख अचानक उसी गांव की जानिब मुड़ गया जहां खुशी मोहम्मद अपनी पहली बीवी और बच्चों के साथ रह रहे थे। शाम के लगभग 6 बजे कदमों के निशानात उस हवेली की तरफ जाने लगे जो खुशी मोहम्मद का आबाई घर था। ये बात हैरान कर देने वाली थी, जिस पर खुशी मोहम्मद खुद भी परेशान थे। फिर वही हुआ जिसका खदशा था और खोजी अल्लादित्ता खुशी मोहम्मद की हवेली के बाहर जाकर रुक गए। फिर वो एहतियात से कुछ कदम आगे चले, लेकिन फिर वो वापस आ गए क्योंकि खुरा उस मकाम पर रुक रहा था। इस मौके पर मौजूद एक मकामी शख्स के मुताबिक अल्लादित्ता ने खुशी मोहम्मद को बुलाकर उनके कान में कुछ कहा। दोनों थोड़ी दूरी पर जाकर 10-15 मिनट कुछ बातचीत कर रहे थे, जिसके बाद अल्लादित्ता को उनका 25,000 रुपये का मुआवजा अदा किया गया और उन्हें रवाना कर दिया गया। फिर क्या था? ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि खुशी मोहम्मद की मकतूला अहलिया की हवेली से चलने वाला खुरा उन्हीं की दूसरी हवेली पर जाकर रुक गया है। इस दौरान मकामी पुलिस भी अपनी तफ्तीश शुरू कर चुकी थी। इस केस से मुंसलिक तफ्तीशी ऑफिसर सब इंस्पेक्टर अब्दुल सत्तार ने BBC को तस्दीक की है कि इस केस में मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खोजी की खिदमत हासिल की गई थी। अब बात के देही इलाकों में आज भी जराइम की तफ्तीश में खोजी का क्या किरदार है। अब्दुल सत्तार बताते हैं कि पंजाब के देही इलाकों में मुल्जिमान का सुराग लगाने में खोजी आज भी कामयाब समझे जाते हैं। अगरचे उनकी शहादत अदालत में मुअस्सर नहीं होती, लेकिन केस की उलझी गुत्थियां सुलझाने में ये ज़रूर मददगार होते हैं। अब बात कि खुशी मोहम्मद के अहलिया के कत्ल के मुल्जिमान कौन निकले। खुशी मोहम्मद ने BBC को बताया कि खुरे की तलाश के काम के दौरान खोजी ने उन्हें बताया था कि पैरों के निशानात एक मर्द और एक खातून के हैं, यानी मुल्जिमान में एक खातून भी शामिल है। उन्होंने बताया कि ये सूरत हाल उनके लिए इंतहाई परेशान कुन थी। घर पहुंचकर जब उन्होंने फर्दन अपनी अहलिया और बच्चों से इस बारे में पूछगछ की तो उन्हें पता चला कि जिस रात ये वाक़या हुआ था उस रात उनकी एक बेटी घर से बाहर निकली थी। जब उन्होंने अपनी उस बेटी से बात की तो पहले तो उसने साफ इनकार कर दिया। बहुत पूछने पर उसने ये बताया कि उस रात उसके साथ उसका मंगेतर भी था जो अपने साथ पिस्तौल लेकर आया था। खुशी मोहम्मद कहते हैं कि बेटी को खुद को पुलिस के हवाले करते हुए उनकी टांगें कांप रही थी। इसके बाद पुलिस ने अदालत से रिमांड की इजाज़त के बाद मुल्जिमान से अपनी तफ्तीश मुकम्मल की। तफ्तीशी ऑफिसर अब्दुल सत्तार बताते हैं कि मुल्जिमा ने पुलिस को बताया कि उसे शक था कि उनकी सौतेली वालदा तावीज़ गंडे करती हैं, जिसकी वजह से उनके घर में आए रोज़ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और इसी बुनियाद पर उन्होंने ये बात अपने मंगेतर से की और सौतेली वालदा को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। दोनों मुल्जिमान फिलहाल जेल में हैं। पाकिस्तान के देही इलाकों में आज भी जराइम, ख़ासतौर पर जानवरों की चोरी वगैरह जैसे मामलात में मुल्जिम का सुराग पाने के लिए खोजी की खिदमत हासिल की जाती हैं। BBC ने खोजी से बात करके ये जानने की कोशिश की कि ये काम होता कैसे है।
सेंट्रल पंजाब की तहसील कामुकी के इलाके वांडो के रिहायशी बशारत हुसैन का दावा है कि उनका ख़ानदान 5 नस्लों से इस पेशे से वाबस्ता है। बशारत हुसैन ने हमें बताया कि पंजाब के लगभग हर ज़िले में खोजी ख़ानदान मौजूद होते हैं। उनके मुताबिक ये फ़न ख़ानदानों में सीना बसीना मुंतकिल होता है। उनके दादा ने अपने चारों बेटों को इस काम में अपने साथ रखा और उन्हें खुरा ढूंढने का हुनर सिखाया, और उनके वालिद ने उन्हें और उनके भाइयों को ये काम सिखाया। वो कहते हैं कि ये सच है कि अब ये काम कम हो चुका है, मगर खोजी इतने पैसे कमा लेते हैं कि उनका घर आसानी से चल जाता है। तो खोजी काम कैसे करते हैं? बशारत हुसैन बताते हैं कि खोजी मुलजिम के पैरों के निशानात ढूंढने से अपने काम का आगाज़ करते हैं। हर शख्स के कदमों के निशानात अलग होते हैं। कातिल या चोर की जिस्मानी साख्त का भी पैरों के निशानात से पता चल जाता है। वो कहते हैं कि ये इंतहाई बारीक काम होता है, और अगर बारिश हो जाए या जिस जगह से खुरा तलाश करना हो वहाँ ज़्यादा लोगों की आमदरफ्त हो तो खुरा तलाश करना कदरे मुश्किल हो जाता है। कच्ची ज़मीन पर खुरा आसानी से मिल जाता है, लेकिन पक्की ज़मीन या सड़क पर इसका पता लगाना मुश्किल होता है। पक्की सड़क वाले इलाके में बाज़ औक़ात 2-2 दिन काम करने के बावजूद खुरा नहीं निकलता। वो कहते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि खोजी कामयाब रहे। बाज़ मामलात में माहिर से माहिर खोजी भी खुरा नहीं ढूंढ पाते। अब बात अदाकार सुल्तान राही के कत्ल के केस की, जिसमें खोजियों को बुलाया गया था। 8 और 9 जनवरी 1996 की दरमियानी शब जब सुल्तान राही इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे थे तो रास्ते में गुजरांवाला बाईपास के करीब उनकी गाड़ी ख़राब हुई। वो एक वीरान जगह पर रुके और वहीं उनका कत्ल हो गया। उस वक्त ये इलाका थाना सदर गुजरांवाले की हुदूद में आता था, जिसके SHO राशिद महमूद संधू थे। वो महकमा पुलिस से बतौर DSP रिटायर हो चुके हैं। BBC के राब्ता करने पर राशिद महमूद ने बताया कि ये अपने वक्त की बड़ी तफ्तीश थी, जिसमें पुलिस ने कातिल की गिरफ्तारी के लिए अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल किए, जिनमें खोजी भी शामिल थे। अब बात खोजी और खुरा ढूंढने का रिवायती तरीका, जो अंग्रेज़ दौर में पुलिस निज़ाम का बाकायदा हिस्सा था। सहाफ़ी और हिस्टोरियन वक़ार मुस्तफ़ा ने BBC उर्दू के लिए इस मामले पर कुछ तहक़ीक़ की है, और इस तहक़ीक़ के मुताबिक खोजी पुराने ज़माने से हर माशरे और ख़ास तौर पर देही माशरों का लाजमी हिस्सा रहे हैं। पुराने ज़माने में दूध के हुसूल या सवारी के लिए रखे गए जानवर ही आम तौर पर लोगों का कीमती असासा होते थे। चुनाचे इन जानवरों की चोरी हो जाने या रात के अंधेरे में किसी घर की कच्ची दीवार या छत तोड़कर सामान निकाल लिए जाने की सूरत में मुतासरा अफराद चोर का सुराग पाने के लिए खोजियों की ही मदद लेते थे। बरतानवी हिंदुस्तान में इन्हें कहीं खोजी, कहीं पग्गी, कहीं पैरी, कहीं सुराग रसा या कहीं खुरे पट कहा गया है, लेकिन आम फहम ज़बान में खोजी या खोज लगाने वाला ही कहा जाता है। 19वीं सदी का वस्त हमें अंग्रेज़ों के ज़माने में खोजी और पुलिस के ताल्लुक़ के इर्तक़ा का पता देता है। पाकिस्तान में पुलिस का जो निज़ाम राइज है वो अंग्रेज़ों ने इस मुल्क में शामिल इलाक़ों में सबसे पहले सूबा सिंध में मुतारिफ़ करवाया था, और खोजी को इस निज़ाम का बाकायदा हिस्सा बनाया गया था। ये खोजी किसी वारदात के बाद अपने तजुर्बे की बुनियाद पर तफ्तीश में पुलिस के मददगार बनते थे। कराची के सिंध पुलिस म्यूजियम में महफूज 3 जनवरी 1883 की एक पुलिस रिपोर्ट में लिखा है कि ठट्टा से ताल्लुक़ रखने वाले उमर जारू की पालतू गाय चोरी हो गई, तो उन्होंने एक तजुर्बेकार खोजी की मदद ली। खोजी ने पुलिस कांस्टेबल बचल शाह के साथ मिलकर कदमों के निशानात का ताक़ुब किया और आखिरकार चोर को हैदराबाद के करीब एक घर से गिरफ्तार करवा दिया। खुशवंत सिंह की किताब अ हिस्ट्री ऑफ द सिक्स के मुताबिक पंजाब में सन 1854 में अंग्रेज़ों की हुकूमत आने के बाद पुलिस के साथ पेशावर खोजी भी मुंसलिक किए गए, जो लापता मवेशियों के निशानात को तवील और गर्द आलूद रास्तों पर हैरत अंगेज महारत से तलाश करने की सलाहियत रखते थे। सूबाई पुलिस की उस वक्त के सरबराह जॉर्ज हैचिनसन ने सूबे में खोज की रिवायत की मौजूदगी पर सन 1861 में एक सर्वे करवाया। इससे कबल वो सन 1847 में बरतानवी पंजाब के इलाके करनाल में अपना चोरी शुदा सामान एक खोजी की मदद से ढूंढ चुके थे। गगनप्रीत सिंह ने ग्लोबल फॉरेंसिक कल्चर्स नामी किताब में अपने एक मजमून ट्रैकिंग एंड डिटेक्शन इन द लेट 19th सेंचुरी में इसी सर्वे के हवाले से शुमाल मगरबी ज़िलों में खोजी सिस्टम के पॉपुलर होने के बारे में बताया है। गगनप्रीत सिंह लिखते हैं कि अंग्रेज़ खोज के पहले से मौजूद निज़ाम को अपने पुलिस निज़ाम में इस्तेमाल करना चाहते थे। सन 1861 में खोजियों को पंजाब के पुलिस निज़ाम का हिस्सा बनाने के बाद पुलिस सरबराह जॉर्ज हैचिनसन की तरह
पुलिस के दिगर अफसरों ने खोज के निज़ाम को उन इलाकों में भी मुतारिफ करवाया जहां ये निज़ाम पहले से मौजूद नहीं था। लेकिन पुलिस एक्ट 1861 में खोजी की मुलाजमत का कोई तरीका बयान नहीं था। चूँकि मकामी अफराद कांस्टेबल रखे जाते थे, इसलिए अनपढ़ खोजी भी कांस्टेबल ही भर्ती किए गए। अलबत्ता खोजियों को मुलाजमत की पाबंदियां अच्छी नहीं लगती थी और वो निजी काम को तरजीह देते थे। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक जिन इलाकों में मवेशी चोरी आम थी, बेहतरीन खोजी सरकारी तनख्वाह पाने वाले मुलाजिम से दुगना ज़्यादा कमा लेते थे। 20वीं सदी की इब्तदाई दहाइयों में पंजाब पुलिस में 150 खोजी बाकायदा मुलाजिम थे। उन्हें बहुत सी रियायतें देना पड़ती थी ताकि वो मुलाजमत ना छोड़ें। हैचिनसन ने एक तरबियती किताब लिखी जिसे उर्दू में हिदायत नामा पुलिस का नाम दिया गया। उसके एक बाब में गैर तिब्बी मौत की सूरत में जाए वक़ूफ़ पर जाकर पुलिस को दिगर हिदायत के साथ कदमों के तमाम निशानों को ढाँप देने की हिदायत दी गई। जॉर्ज हैचिनसन ने अपनी सन 1866 की एक रिपोर्ट में गुजरावाला और मुल्तान जैसे इलाकों में खोजियों के इस्तेमाल में कमी का हवाला देते हुए लिखा था कि अगर हुकूमत ने तफ्तीश में मुफीद इस निज़ाम की हौसला अफजाई न की तो ये ख़त्म हो जाएगा। 3 साल बाद फिर उन्होंने खोजियों के इस्तेमाल में कमी पर अफसोस का इजहार किया, लेकिन फिर भी खोज बरतानवी दौर के इख्तिताम तक अंग्रेज़ पुलिसिंग का हिस्सा रही। अंग्रेज़ दौर के अखबार द नेशन के सन 1912 के एक मज़मून फुटप्रिंट एंड ब्लड मार्क में लिखा है कि कदमों के निशानात की बाकायदा पहचान एक पेचीदा मसला है। फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका में इस पर तफसीली मुताला हो रहा है, लेकिन अब भी मशरिक़ में मुजरिम को सिर्फ कदमों के निशान से गिरफ्तार किया जा सकता है। शुमाली हिंदुस्तान के खोजी ये महारत अपने आबा व अजदाद से सीखते आ रहे हैं। अपनी याददाश्त मेमोयर ऑफ द हिस्ट्री में एक अंग्रेज़ अफसर सर हेनरी मेयर एलियट ने मुल्तान की एक ऊँट मंडी से एक ऊँट की चोरी का वाक़या लिखा है। एलियट के मुताबिक खुरे का पीछा करने में बाज़ औक़ात खोजी 3 छोटे तिनकों का सहारा भी लेता है, जिनसे वो कदम और उसके मुख्तलिफ हिस्सों की लंबाई और चौड़ाई मापता है। लेकिन बहुत से अच्छे खोजी सिर्फ अपनी आँख पर भरोसा करते हैं। द नेशन के मजमून के मुताबिक सर एडमंड कॉक्स ने कहा था कि इंसानी विरासत की ये हैरान कुन सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। ताहम पंजाब के उन अज़ला में जहां मवेशी चोरी ज़्यादा होती है, पुलिस की वेबसाइट पर अब भी खुरे की तलाश के लिए खोजी के हुनर से फ़ायदा उठाने का तस्करा है। सामीन, इसके साथ ही सैरबीन का वक्त अब ख़त्म हुआ। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, मगर इजाज़त से कबल अब तक की खास खबरें।